हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा डेली बेस पे मैथ्स और जीके का मैथ्स और जीके जीएस, जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें शामिल होती है, साइंस के क्वेश्चन शामिल होते हैं। इसका अल्टरनेट बेस पे आपको डिस्कशन मिल रहा है और हमने एक और सीरीज शुरू किया है उसी दौरान। तो ये जो सीरीज है वो शाम में आपको मिलेगा। क्रॉन पब्लिकेशन का ये बुक है समान ज्ञान का। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपको मिसलेनियस, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो यह जो वीडियो है एक अद्भुत वीडियो होने वाला है। अद्भुत का मतलब ये है कि क्रॉन पब्लिकेशन को हम एक सहारा लिए हैं, लेकिन क्रॉन पब्लिकेशन के बुक को पढ़ाने के दौरान मैं इसमें लूसेंट के कंटेंट को भी शामिल करूंगा, दृष्टि पब्लिकेशन के कंटेंट को भी शामिल करूंगा, महेश कुमार बर्नवाल के भी कंटेंट को शामिल करूंगा। इन चारों किताबों को हमने अध्ययन किया है और इन चारों किताबों को मर्ज करके एक समाहित वीडियो बना रहा हूं मैं, जो आपके लिए उपयोगी होगा और सभी बच्चों के लिए ये उपयोगी होगा जिनको जीके जीएस की आवश्यकता होती है। तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलने जा रहा है वो हमारा अनुभव मिलने जा रहा है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हिस्ट्री को कैसे याद किया जाएगा? तो हिस्ट्री को जो याद करने वाली चीज होगी उसके हम एक अलग से लॉजिक देंगे कि कैसे इन चीजों को याद रखा जाए, और जो समझने वाली चीज होगी उसे मैं भरपूर समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में सबसे जो फायदेमंद आपके लिए चीज है वो है हमारा अनुभव मिलेगा आपको, और हमें क्या मिलेगा इस वीडियो से? तो आपका साथ मिलेगा। तो याद रखना, इस वीडियो में हमें आपका क्या मिल रहा है? साथ मिल रहा है। और आपको क्या मिलेगा? तो हमारा अनुभव मिलेगा। तो आइए इन दोनों कॉम्बिनेशन को साथ में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इतिहास में सबसे पहला क्या है पढ़ने के लिए। आइए देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें पढ़ने के लिए वो भारत का इतिहास पढ़ना है। भारत के इतिहास में जो पहला टॉपिक है वो प्राचीन भारत का इतिहास है। क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास को हम क्यों पढ़ें? इतिहास का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम आपको बेसिक जानकारी देते हैं कि किसी भी चीज की इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं। अगर कोई चीज फेमस है, किसी भी चीज, मान लीजिए कि भारत नाम का एक लड़का है, ठीक है, उसके इतिहास को हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत का जो वर्तमान स्थिति है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो समाज है, भारत का जो सभ्यता है, इन सभी चीजों का जो वर्तमान स्थिति है, इसकी विकास कहाँ से हुई है, ये विकास कब से चलते हुए आ रहा है और कैसे कैसे ये क्रमवत बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचा है, इन सभी चीजों के जानने के लिए हमें पीछे की ओर जाना होगा और पीछे की इतिहास को हमें पढ़ना होगा। तब जाकर हमें पता चलेगा कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है, भारत की जो वर्तमान संस्कृति है, भारत के वर्तमान जो समाज है, यहाँ पे रहने वाले लोग जो जिस प्रकार से रहते हैं, ये सभी चीजें कैसे डेवलप हुई है, इन सभी चीजों को जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना होता है। और इतिहास पढ़ने के लिए कई एक सारे सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें किसी न किसी प्रकार के सोर्स से ही हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब मान लिया जाए कि बुद्ध भगवान के समय के हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो बुद्ध भगवान के समय के तो व्यक्ति कोई अभी तक जीवित नहीं है कि वो हमें ये चीजें बताएगा। तो कहीं ना कहीं बुद्ध भगवान के कार्यकाल के दौरान जो किताबें लिखी गई है, जो साहित्य लिखी गई है, या फिर उनके कार्यकाल के दौरान जो मूर्तियां बनी है, जो मंदिरें बनी है, उन या स्तूप जो बनी है, उन सभी चीजों के अध्ययन से ही इतिहास के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि भगवान बुद्ध के समय का जो घटनाएं घटी हैं वो क्या था। तो उनके कुछ पुस्तकों से, कुछ उनकी स्तूपों से, कुछ मूर्तियों से, इन सभी चीजों से हम उठाकर हम जानकारी इतिहास के ग्रहण करते हैं। तो उसी चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास में इसी चीज को पढ़ा जाता है। तो आइए देखिए इसमें पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, हम इस पॉइंट्स को पढ़ेंगे और साथ में आपको इस पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए लिखा हुआ क्या है कि भारतीय समाज और संस्कृति आज जिस स्थिति में है, उसके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। यानी कहने का मतलब है इस लाइन का कि भारत की समाज और भारत की संस्कृति आज जिस स्थिति में है, उसे समझने के लिए हमें अतीत, अतीत का मतलब होता है पहले की, है ना? तो अतीत की जानकारी का अध्ययन हमें जो करना है वो बहुत जरूरी है। जब तक हम अतीत की यानी पहले वाले बातों को जानकारी नहीं लेंगे, पहले वाले सभ्यताओं का जो विकास हुआ है उसकी जानकारी नहीं लेंगे, और वो सभ्यता कैसे क्रमवत बढ़ते हुए यहाँ तक आई, जब तक हम उसकी जानकारी नहीं लेंगे तब तक हम भारत की वर्तमान स्थिति, मनोदशा को हम नहीं समझ सकते हैं। तो ये लाइन का कहने का मतलब ये था। अब आइए,
क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी है। क्योंकि वर्तमान जो भारत है, अभी का जो भारत है और जो भारत में अभी संस्कृति समाज जो पल रहा है, जो चल रहा है, उसकी जड़ जो है वो अतीत से जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि आपको 100 साल या 2 साल पहले या फिर 2-3 साल पहले की बात है। ये अतीत से जुड़ा है, बहुत पहले से ये सभ्यताएँ चलती हुई आ रही है, संस्कृति चलती हुई आ रही है। अब आगे कह रहा है कि अतीत में हुए विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग में आ पहुँचा है। यानी जो विकास अतीत में हुआ है, वही विकास की घटनाएँ धीरे-धीरे क्रमबद्ध रूप से चलते हुए आज यहाँ तक आ चुका है। अब कह रहा है कि ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। यानी अगर हम जब तक जानेंगे नहीं कि वर्तमान जो स्थिति है भारत की, जो वर्तमान संस्कृति है भारत की, जो वर्तमान समाज जो भारत में है, उसकी सभ्यता कहाँ से विकास होकर आई है, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उन लोगों ने यहाँ तक आने में कितना संघर्ष किया है और क्या-क्या उनको समस्याएँ झेलना पड़ी है। जब तक हम उन चीज़ों को नहीं अध्ययन करेंगे, तब तक हम अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता को कैसे संरक्षण कर पाएँगे, कैसे हम उसे आगे लेकर बढ़ेंगे। हमें ये चीज़ जानना होगा कि इस संस्कृति को, इस सभ्यता को यहाँ तक लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से संघर्ष किया है और कैसे यहाँ तक लेकर आए हैं। तब जाकर हम उनके संघर्ष से हम सीखेंगे और हम इस संस्कृति और सभ्यता को आगे लेकर जाएँगे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इस लाइन में, इतिहास जानने के लिए स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है। हमने आपको पहले बताया, इतिहास से पढ़ाने से पहले जो हम थोड़ा-सा बातें आपको बताए, उसमें हम बताएँ कि इतिहास, किसी भी इतिहास को जानने के लिए, मान लीजिए कि हमारे इतिहास को अगर जानने का कोई प्रयास करेगा, तो वो पहले उसके हमारे सोर्सों को देखेगा, यानी सोर्स को देखेगा कि इसके पास जो सोर्स थे वो क्या-क्या थे। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ और हमारे इतिहास को जानने का प्रयास किया जाए, तो हमारे इतिहास को जानने के लिए क्या-क्या वो इंसान ढूँढ सकता है। तो हमारे किताब्स को पकड़ेगा वो, यानी बुक्स को पकड़ेगा, हमारे नोट्स को देखेगा कि ये नोट्स कैसे लिखता था, इसकी ये कौन-कौन सी किताब पढ़ता था, ये कौन से टीचर से या कौन से शिक्षक से ये अध्ययन लेता था। तो इन सभी चीज़ों को हम सोर्स बोलते हैं, इनसे हम हमारे इतिहास के बारे में जान सकता है। तो अगर भारत के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेगा, तो भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए वो भारत की पहले की जो सभ्यता थी, उसकी विकास कहाँ से हुआ, कैसे विकास हुआ, किन पुस्तकों का रचना किया गया, कहाँ पे मंदिरें बनी, कहाँ पे मूर्तियाँ निकली है, इन सभी चीज़ों को, कहाँ पे सिक्के निकले, इन सभी चीज़ों को अध्ययन करके ही हम किसी भी चीज़ के इतिहास को पढ़ सकते हैं। तो वही कह रहा है इस पंक्ति में कि इतिहास जानने के लिए हमें स्रोतों की आवश्यकता होती है। अब कह रहा है आगे कि जिसके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है, जिसके माध्यम से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ है। यानी प्राचीन भारत का जब हम अध्ययन कर लेंगे, यानी प्राचीन काल का हम अध्ययन कर लेंगे, जहाँ से भारत की संस्कृति और सभ्यताओं का विकास हुआ है, तब हम जाकर इन बातों को सही से समझ पाएँगे कि वर्तमान जो मनोदशा है भारत की, वर्तमान जो स्थिति है भारत की, वर्तमान संस्कृति और समाज जो है भारत की, वो कहाँ से चलते हुए आई है और क्यों आखिर ऐसी संस्कृति यहाँ पे चल रही है, और भी अलग देश में अलग संस्कृति है, यहाँ पे ऐसी संस्कृति क्यों चल रही है। जब तक हम पीछे के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें इन बातों पे जानकारी नहीं मिल पाएगा। आइए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज और संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ। तो जब हम इतिहास को, पूरे प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ेंगे और कुछ स्रोतों को पढ़ेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा भारतीय समाज कैसे विकसित हुआ, भारतीय संस्कृति कैसे विकसित हुआ, कब ये विकसित हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इन सभी चीज़ों को हम जान पाएँगे। तो इस पंक्ति को ओवरऑल कहने का मतलब यही था कि इतिहास पढ़ने का एक ही मतलब होता है कि वर्तमान स्थिति जानने के लिए हम पीछे की घटनाओं को जानने के को अध्ययन करते हैं और उनके अध्ययन के लिए हमें सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। उन सोर्स के माध्यम से अध्ययन करके हम वर्तमान स्थिति को हम समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो भारत है, वो ऐसा क्यों है। आखिर भारत में संस्कृति ऐसा चल रही है, भारत का समाज ऐसा है, तो क्यों ऐसा है? इसके अध्ययन के लिए हम पुराने इतिहास के पन्ने को पलटते हैं, पुराने इतिहास के मंदिरों को, मूर्तियों को, सिक्कों को देखते हैं, समझते हैं उनसे, और तब जाकर हम इतिहास के बारे में कुछ जानकारी जुटा पाते हैं। आइए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड पे है कि भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी क्या-क्या ऐसा स्रोत होगा जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा। ये पॉइंट कहने का मतलब ये है। प्राचीन भारत के इतिहास का
पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। यानी प्राचीन भारत का जो इतिहास का जो पुनर्निर्माण है वो बहुत सारे सोर्स होते हैं इसकी जानकारी के लिए। इन स्रोतों को वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया, यानी जो स्रोत है जानकारी का इसे दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन पार्ट है? एक है साहित्यिक पार्ट और एक है पुरातात्विक पार्ट। तो एक जो है वो आपका है साहित्यिक पार्ट। क्या है? साहित्यिक पार्ट। और एक है पुरातात्विक पार्ट। तो क्या होता है साहित्यिक पार्ट और क्या होता है पुरातात्विक सच? पहले आप ये समझिए। देखिए साहित्यिक का मतलब क्या होता है कि साहित्य का मतलब होता है किताब यानी पुस्तकें जिसे लिखा गया हो। यानी मान लिया जाए कि किसी भी राजा के बारे में हमें जानकारी लेना है कि ये राजा का क्या इतिहास रहा है, तो हमें उनका दो प्रकार का इतिहास जानने के लिए सोर्स मिलेंगे। एक तो है साहित्य। साहित्य का मतलब है कि उस राजा के शासन काल के दौरान कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, उस पुस्तक को हम उठाएंगे और उस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो उस पुस्तक से हमें उस राजा की राजनीतिक कार्यपालिका कैसी थी, वहां की न्यायिक व्यवस्था क्या थी, वहां का शासन व्यवस्था क्या था, इन सभी चीजों की जानकारी मिलेगी। अब पुरातात्विक साक्ष्य से हमें क्या मिलेगा जानकारी? पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है कि उस राजा के बारे में हम पता करने के लिए कि उस राजा के समय में कौन सा सिक्का चलता था, उस राजा वो जो राजा था वो किस धर्म को मानता था, ये तो साहित्य से भी मिलेगा जानकारी। लेकिन ये जानकारी आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा। जिस प्रकार की मूर्तियां निकलेगी, जिस प्रकार की मंदिरें निकलेगी उसकी खुदाई से, तो उस प्रकार की जानकारी को जो जुटाने के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्य का प्रयोग करते हैं। तो यानी साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब सीधा साफ समझिए कि जो साहित्य लिखा गया है उसके अध्ययन से जो इतिहास की जानकारी हमें मिलता है उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है कि किसी भी जगह से खुदाई करने के बाद जो अवशेष निकलते हैं, जो मान लीजिए कि सिक्के निकल गए, मूर्तियां निकल गई, मंदिरें निकल गई, तो इन सभी चीजों को हम पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। अब देखिए इसी को दो पार्ट में बांटा है, तो स्रोत को यहाँ पे दो पार्टों में बांटा गया। कौन कौन है? एक है साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में है वैदिक, यानी वैदिक काल में जो पुस्तकें लिखी गई, वो संस्कृत भाषा में जो पुस्तकें लिखी गई, पाली भाषा में जो पुस्तकें लिखी गई। आपको पता है कि पाली भाषा बौद्ध धर्म के संबंध रखता है और उस समय बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी। उसके बाद है प्राकृतिक स्रोत एवं अन्य साहित्यिक स्रोत, और भी अन्य साहित्यिक स्रोत। उसके बाद है कि विदेशियों द्वारा विवरण। विदेशियों द्वारा विवरण का मतलब ये है कि जब भी भारत पे आक्रमण हुआ है तो उन आक्रमणकारियों के साथ विदेशी लेखक भी आते थे, या फिर भारत को घूमने के लिए भी विदेशी लेखक आते थे। तो उन विदेशी लेखकों के द्वारा भारत की जो समाज थी, जो संस्कृति थी, उनका वर्णन उनके पुस्तकों में मिलती है। तो विदेशियों के द्वारा किया गया विवरण से भी हम भारत के इतिहास को जानते हैं और उससे भी कुछ इतिहास के शब्द को हम लेकर आते हैं और उससे भी भारत के इतिहास को हम जानकारी जुटाते हैं। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या कहा जाएगा? पुरालेख, यानी जो पत्थरों पर लेख लिखाया जाता था, सिक्का, स्थापत्य अवशेष या उत्खनन, यानी इन सभी चीजों से भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। पुरालेख से, सिक्का से, स्थापत्य अवशेष से, यानी जो स्थापना किया जाता है वो अवशेष से, उत्खनन से यानी कहीं पे खुदाई करके, इन सभी चीजों से हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो देखिए इस स्लाइड पे हमने एक ओवरऑल क्या पढ़ा है कि हमें भारतीय इतिहास को जानने के लिए सोर्स की आवश्यकता होती है, यानी स्रोत की आवश्यकता होती है। और वो स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत और एक होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होगा कि पुस्तक जो लिखी गई उसके समय में, और ये पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या हो गया कि उसके समय के मंदिर, सिक्के, अवशेष जो भी मिले हैं उसे हम पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। आइए अगले स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पे अब आपको पढ़ना है साहित्यिक स्रोत के बारे में कि कौन कौन से साहित्यिक स्रोत होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला जो है वो ब्राह्मण साहित्य है। क्या है? ब्राह्मण साहित्य है। तो ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण, ये सभी क्या है? तो ये सभी ब्राह्मण साहित्य है। क्या है? ब्राह्मण साहित्य है। याद रखना है ब्राह्मण साहित्य में किसका किसका नाम आता है? ऋग्वेद का, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण, ये सभी ब्राह्मण साहित्य है। यानी ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया साहित्य, इसलिए इसे ब्राह्मण साहित्य कहा गया है। अभी तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स भी पढ़ेंगे क्योंकि इन सभी चीजों का आगे क्रमबद्ध पढ़ना है हमें। उसके बाद है बौद्ध साहित्य, यानी बौद्ध धर्म के समय में लिखा गया साहित्य। तो बौद्ध धर्म के समय में लिखा गया साहित्य कौन कौन सा है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित
विस्तार, दिव्यावदांश, बुद्ध चरित्र, महाविभाषा सूत्र और जातक, ये सभी बौद्ध धर्म से पुस्तकें हैं। अब देखिए यहाँ से ये सभी चीजें आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित या कौन सा पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखने की कौन से पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित और कौन से पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रखता है ना। तो ये चीजें याद रखने, तो कौन कौन से पुस्तक हैं बौद्ध धर्म से संबंधित? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदांश, बुद्ध चरित्र, महाविभाषा सूत्र और जातक, ये सभी पुस्तकें जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। खास तौर पे ये दोनों याद रखना है, महावंश और दीपवंश, ये सभी चीजों तो याद रहता है हर किसी को। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ललित विस्तार, दिव्यावदांश, बुद्ध चरित्र, महाविभाषा सूत्र। अब देखिए बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है, और महाविभाषा सूत्र के लेखक कौन है? वसुमित्र है। ये चीजें भी याद रखना है। अभी ये चीजें बहुत बार आएगी आपको आगे में, ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब आगे देखते हैं जैन ग्रंथ, यानी जैन ग्रंथों में क्या क्या, जैन ग्रंथों में कौन कौन सा जैन ग्रंथ है जिससे इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो जैन ग्रंथों में सबसे पहला है कल्पसूत्र, उसके बाद है भागवती सूत्र, उसके बाद है आचारंग सूत्र। तो ये सभी तीनों पुस्तकों का नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपसे निकाल देगा कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक का संबंध जैन धर्म से नहीं है। ऑप्शन में देगा कल्पसूत्र, भागवती सूत्र, आचारंग सूत्र और दीपवंश। तो आपको पता है कि आपका कल्पसूत्र, भागवती सूत्र, आचारंग सूत्र ये तीनों पुस्तकें जैन धर्म से संबंधित है, जबकि दीपवंश जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये पुस्तकों का नाम भी याद रखना है कि कौन सा पुस्तक ब्राह्मण सहित है, कौन सा पुस्तक बौद्ध सहित है और कौन सा पुस्तक जैन सहित है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हम क्वेश्चंस को आपको साथ में बताते चलेंगे कि हाईलाइट कराते चलेंगे, वो पॉइंट्स को हाईलाइट कराते हुए चलेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। क्योंकि मैंने सेट प्रैक्टिस कराया है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में सेट प्रैक्टिस के दौरान हमने एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो, ये जो पीछे का जो हुआ था यानी 2014 के समय की जो हुआ था वो दोनों 64 सेट में करवाया था, और जो सीबीटी 1 इस बार हुआ है लगभग सेट में करा चुका हूँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में। तो मेरा एक अनुभव है क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो आप चीजों को थोड़ा सा अपने बुक्स में भी हाईलाइट करते चलिएगा। अब चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड पे है आपका ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। तो ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत का मतलब है कि इतिहास में जो साहित्यिक स्रोत लिखे गए हैं उनके बारे में है। जैसे पहला जो है वो है राजतरंगिणी। क्या लिखा हुआ है? राजतरंगिणी। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। तो राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया और इससे जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। याद रखना है, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इससे हमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। ये चंद्रवरदायिक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। किसके द्वारा? चंद्रवरदायिक के द्वारा। याद रखना है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रवरदायिक के द्वारा लिखा गया है। अभी आपको बकाना नहीं है क्योंकि पूरे हिस्ट्री में आपको ये सभी किताब हमेशा रिपीट होते रहेंगे, आपको इसको याद नहीं करना है, आपको सुनते सुनते ये चीजें याद हो जाएगी। उसके बाद है हर्षचरित्र वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा, इसी को विष्णुगुप्त या चाणक्य भी बोलते हैं, और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, और स्वप्न वादसा ये लिखा गया है भाष्य के द्वारा। स्वप्न वासवदता ये भाष्य के द्वारा लिखा गया, याद रखना है आपको, है ना। तो इन सभी बुक्स और उनके लेखक के नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार इस पे लगा दो क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखना है राजतरंगिणी कल्हण का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायिक का है, हर्षचरित्र वानभट्ट का है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है तो नाम अर्थशास्त्र, लेकिन ये राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। किसके विज्ञान की है? राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, याद रखना है ये। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास और स्वप्न वासवदता ये भाष्य की पुस्तक है। इन सभी पुस्तकों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पे है दिया हुआ कि राजाओं द्वारा रचित साहित्य, यानी कुछ ऐसे राजा थे वो भी साहित्यकार थे, वो भी पुस्तकें लिखते थे, वो भी अपनी साहित्य को लिखने का रुचि रखते थे, तो उनके द्वारा भी साहित्य लिखा गया है। अब देखिए पहला जो राजा है उसका नाम है हाल। ये सातवाहन वंश से है। किस वंश से है? सातवाहन वंश से। तो याद रखना है हाल नामक राजा जो था वो किस वंश से था? सातवाहन वंश से। इसने कौन सी पुस्तक लिखा है? तो गाथा सप्तशती। क्या नाम है उसका? गाथा सप्तशती। तो याद रखना है गाथा सप्तशती नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हाल नामक लिखा है राजा ने। हाल नामक राजा किस वंश से संबंधित था? तो सातवाहन वंश से संबंधित था। अभी सातवाहन वंश आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, उसमें सारे डिटेल्स मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए सातवाहन वंश के बारे में। उसके बाद है महेंद्र वर्मन जो पल्लव वंश का था। महेंद्र वर्मन किस वंश का था? पल्लव वंश का था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मत विलास प्रहार लिखा है। क्या कौन सा पुस्तक लिखा है? मत विलास प्रहसरण।
तो याद रखना है कि मत विलास प्रसरण के लेखक कौन है, तो महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन किस वंश के शासक थे, तो पल्लव वंश के शासक थे। हर्षवर्धन का लिखा हुआ पुस्तक कौन सा है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शनी। इस क्वेश्चन पे भी 5 स्टार लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने बार पूछा गया कि मत कहिए, और हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। हमारा अनुभव आपको काम आएगा। हम पूरे पढ़ाने के दौरान आपको बहुत सारी चीजें हाईलाइट कराता चलूंगा, बहुत सारी चीजों पर स्टार लगाता चलूंगा। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। जो जिस चीज पे हमने स्टार लगा दे, समझ लीजिए कि वो चीजें इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो याद रखना है कि रत्नावली, नागालैंड और प्रियदर्शनी। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शनी ये किसकी पुस्तक है, हर्षवर्धन की पुस्तक है। नेक्स्ट है सोमेश्वर। सोमेश्वर जो चालुक्य वंश का शासक था, और इसने लिखा था मनसोलास। क्या नाम है पुस्तक का, मनसोललास। याद रखना, मनसोललास नामक पुस्तक किसका है, सोमेश्वर का है, और ये चालुक्य वंश का शासक था। तो ध्यान रखना, अभी तक हमने आपको इस पुस्तक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया है वो है आपका कौन सा, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी। ये किसका है, हर्षवर्धन का है। और महेंद्र वर्मन की पुस्तक कौन सी है, तो मत विलास प्रसरण। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और ये साहित्यिक स्रोत ग्रंथ का प्रमुख तथ्य, यानी साहित्यिक स्रोत जो ग्रंथ है उनके कुछ इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीजें आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो पहला पॉइंट ये है कि कल्हन का राज तरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, कल्हन की जो राज तरंगिणी है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये बातें भी याद रखना है, क्योंकि लैंग्वेज पूछा जाता है एग्जाम में कि ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो याद रखना है कि कल्हन, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो राज तरंगिणी। कौन सी भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है, यानी पहला पुस्तक ये बना जिसमें ऐतिहासिक कालक्रमों का जानकारी मिला। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, देखिए कि महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ है, दक्षिण बौद्ध मत का ग्रंथ है। यानी दक्षिण बौद्ध का जो मते थे, यानी दक्षिण में जो बौद्ध मते थे, उनकी जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, तो महावंश और दीपवंश से मिलती है। और ये दोनों कौन सा पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो दीपवंश वो क्वेश्चन में आंसर था। तो याद रखना है कि दीपवंश, महावंश ये दोनों पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, और दक्षिण बौद्ध धर्म की इससे जानकारी मिलती है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है वो ललिता विस्तार है। ये भी बौद्ध धर्म की पुस्तक है, और की रचना नेपाल में हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन आपसे सीधा पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की पुस्तक थी जिसकी रचना नेपाल में हुई थी, तो आपको आंसर क्या करना है, ललिता विस्तार। या क्वेश्चन पूछेगा ललित विस्तार किस धर्म का पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इस पे भी लगा लो। क्योंकि भाई हम इतने सेट प्रैक्टिस कराए हैं और इतने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव से गुजरे हैं कि ये मेरा एक अनुभव है कि हमें ये सभी चीजें पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन का आने का प्रबल संभावनाएं होती है। तो इन सभी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो लाइक करना आपका एक कर्तव्य है, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है पढ़ाना वो हम कर रहे हैं। आपका भी एक कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम पढ़ा पाते हैं, क्योंकि आपसे ही हमें ऊर्जा मिलता है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए उसी में अगला पॉइंट है कि ललित विस्तार, इन चीजों को हम पढ़ लिए पीछे वाले स्लाइड पे ही कि नेपाल में लिखा गया। नेक्स्ट है पाणिनि। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्याय की रचना की, यानी पाणिनि के द्वारा पहला संस्कृत व्याकरण की पुस्तक, उसकी नाम क्या है, अष्टाध्याय। याद रखिए खूब पूछा गया है ये क्वेश्चन कि पाणिनि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, अष्टाध्याय किसकी पुस्तक है, पाणिनि की है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है, तो अष्टाध्याय है। तो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो पाणिनि के द्वारा लिखा। तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको घुमा घुमा कर, ठीक है। तो याद रखना पाणिनि की पहली संस्कृत व्याकरण की पुस्तक का नाम क्या था, अष्टाध्याय। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि अष्टाध्याय पुस्तक में निम्नलिखित में से किस वंश के सामाजिक जीवन के वृत्तांत मिलता है, तो आंसर करना होगा मौर्य काल का। यानी मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलता है अष्टाध्याय से। यानी अष्टाध्याय नामक पुस्तक जो संस्कृत भाषा में लिखा गया व्याकरण की पुस्तक है, और ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। और इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि पंतजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि
पाणिनि के अष्टाध्याय पे आधारित था। अब यहाँ पे याद रखना ये कि अष्टाध्याय जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जिससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इस पे आधारित पंतजलि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो पुस्तक का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। याद रखना है कि महाभाष्य पुस्तक किस पे आधारित था? तो पाणिनि की अष्टाध्याय नामक पुस्तक पे आधारित था और इसे पंतजलि के द्वारा लिखा गया था महाभाष्य नामक पुस्तक को। आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि वान भट्ट के हर्ष चरित्र में के रूप में किया गया। अब देखिए क्वेश्चन में करा, यहाँ पे कह रहा है क्या कि क्वेश्चंस बोल रहे हैं यार, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का जो आदत है इसके कारण हम स्लिप ऑफ टंग गई है। आगे आइए देखिए क्या लिखा कि ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ, यानी ऐतिहासिक महत्व में इतिहास में जो प्रथम ग्रंथ जिसे महत्वता दिया गया की रचना हर्ष के दरबारी कवि वान भट्ट। तो याद रखना है कि वान भट्ट किसका दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का, हर्ष का किसका था? हर्ष का। और उसने हर्ष चरित्र को लिखा। तो हर्ष चरित्र वान भट्ट को लिखा गया पुस्तक है और वान भट्ट जो था वो किसके दरबार में था? तो हर्ष के दरबार में था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये सभी एक ही व्यक्ति का नाम है। याद रखना है, चाणक्य कहे, कौटिल्य कहे, विष्णुगुप्त कहे, ये सभी एक ही व्यक्ति का नाम है ना। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त की लिखी गई पुस्तक है, मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था की जानकारी चित्रण की गई है। अब यहां से देखिए पुस्तक आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि ये जो पुस्तक, यहां से क्वेश्चन पूछेगा अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो आंसर करना है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो भी नाम हो, तीनों नाम नहीं रहेगा, एक ही नाम कोई ऑप्शन में दिया रहेगा। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त उनकी पुस्तक है। इसमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। किस चीज की जानकारी मिलता है? तो राजस्व व्यवस्था की जानकारी मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं, अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं दी गई इसमें राजनीतिक विज्ञान की जानकारी दी गई। किसकी जानकारी दी गई है? राजनीतिक विज्ञान की जानकारी दी गई। ध्यान रखना ये बात को कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया उसमें मौर्य वंश के बारे में तो जानकारी मिला है, लेकिन मौर्य वंश के किस व्यवस्था के बारे में जानकारी मिला है? तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिला है। तो याद रखना ये बात है। हमने आपको इतने सारी चीजें बताई है, सब चीज को आपको याद रखना है। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, लेकिन चीज आपको जो भी दिए गए वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। या तो एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, या फिर बिहार एसएससी सचिवालय का जो एग्जाम आने वाला है, किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए आगे देखते हुए चलना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। आइए देखिए अगला स्लाइड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगला जो पॉइंट दिया गया है उसमें क्या दिया गया है आप देखिए, ध्यान से पढ़िए कि वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गोंडवाह नामक पुस्तक लिखी। यानी कहने का मतलब है इस पंक्ति में कि वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गोंडवाह नामक पुस्तक लिखी है। तो कन्नौज का राजा कौन था? यशोवर्मन। इस पे आधारित वाकपति ने कौन सा पुस्तक लिखा? तो गोंडवाह नामक पुस्तक लिखा। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए निकल के आ रहा है कि कन्नौज का वह कौन सा शासक था जिसके ऊपर वाकपति ने गोंडवाह नामक पुस्तक लिखी है? तो आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। या यशोवर्मन पे जो कन्नौज का शासक था उसके गोंड वंश का जो गोंडवाह नामक जो पुस्तक लिखी गई वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाकपति के द्वारा लिखा गया है। चलिए आते हैं आगे। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं, यानी विभिन्न कई एक राजा थे जो अपने जीवन पर आधारित कुछ पुस्तकें लिखवाते थे या खुद से लिखते थे, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी लेना है। उसमें सबसे पहला जो है हेमचंद्र का कुमार पाल चरित्र। क्या नाम है? कुमार पाल चरित्र। तो याद रखना है कुमार पाल चरित्र के लेखक कौन है? हेमचंद्र। ये पुस्तक याद रखना है कि हेमचंद्र के का कौन सा पुस्तक है? कुमार पाल चरित्र। उसके बाद न्याय चंद्र का हमीर काव्य, यानी न्याय चंद्र का हमीर काव्य। तो यहां से याद ये रखना है कि हमीर काव्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो न्याय चंद्र के द्वारा। याद रखना न्याय चंद्र के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? हमीर काव्य नामक पुस्तक लिखा गया है। उसके बाद पदम गुप्त का नवसाहसंकरित चरित्रम। याद रखना पुस्तक थोड़ी नाम लंबा है, देख लिखा हुआ नवसाहसंकरित
शंकराचरित्रम, याद रखना ये नव सहस्त्रम चरित्रम किसकी पुस्तक है? तो पद्म गुप्त की पुस्तक है। उसके बाद है विलाल का भोज प्रबंधन, विलाल की कौन सा पुस्तक? भोज प्रबंधक। तो भोज प्रबंधक नामक पुस्तक किसका लिखा गया है? विलाल का लिखा हुआ पुस्तक है। अब आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है तमिल में लिखित राजकीय जीवन चरित्रों में से नंदी कलम बक्कम। अब थोड़ा सा नाम है तो इसको तोड़कर पढ़ना होगा। देखिए, नंदी कलम बक्कम, ये इस पुस्तक का नाम है जो पल्लव शासक नंदी बर्मन तृतीय के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना है तमिल भाषा में लिखी गई पुस्तक नंदी कलम बक्कम नामक पुस्तक पल्लव वंश के शासक नंदी बर्मन तृतीय के द्वारा लिखा गया था। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आइए अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट है विदेशियों द्वारा विवरण। देखिए, पहले तो ऐतिहासिक घटनाओं को हमने देखा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। अब आते हैं कि विदेशी विवरण में कौन कौन सा पुस्तक है। विदेशी विवरण का मतलब जो विदेश से आए लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो उसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनानी लेखक के बारे में, यानी यूनान से आने वाले लेखक और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नाम आता है इसमें वो है हेरोडोटस का। किसका नाम आता है? हेरोडोटस का। लिखा हुआ है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। याद रखना है, ये फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोलते हैं? हेरोडोटस को। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। तो याद रखना कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? हेरोडोटस ने, और इसी को हम इतिहास का पिता भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इतिहास के पुस्तक हेरोडोटस के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। सॉरी, अब शायद हम कुछ बोल रहे थे, हेरोडोटस ही बोल दे रहे थे। तो याद रखना क्या है कि हेरोडोटस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई है, और हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आइए दूसरा नंबर पॉइंट्स में क्या है? मेगास्थनीज। दूसरा यूनानी यात्री कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेलुकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अपर्याप्त है, लेकिन इसके उदाहरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। देखिए, मेगास्थनीज के बारे में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं कि ये किसका राजदूत था? तो सेलुकस का राजदूत था। किसका था? सेलुकस। अभी इन सभी चीजों के बारे में जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तो कौन था सेलुकस, कौन था मेगास्थनीज, क्या था, सभी चीजें हम आपको बताएंगे, है ना। तो याद रखना यहाँ से कि सेलुकस का राजदूत कौन, ये सेलुकस का राजदूत कौन था? ये मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस का था। और किसके दरबार में रहता था? ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो एक अपर्याप्त है, यानी उतनी मान्यता तो है लेकिन उतने इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने इनके पुस्तकों में जो चीजें लिखी गई है उनके शब्दों का जिक्र जो है अपनी पुस्तकों में किए हैं। तो यहाँ से हमने विदेशी विवरण के बारे में सबसे पहला देखा यूनानी लेखक, और यूनानी लेखक में दो लेखकों को हमने पढ़ा है अभी तक। एक है हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता बोला जाता है, और इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। दूसरा लेखक हमने मेगास्थनीज पढ़ा, जो सेलुकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए, अब है तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट पे क्या है? अज्ञात लेखक। क्या नाम दिया गया यहाँ पे? अज्ञात लेखक। पढ़ते हैं पहले चीजों को, उसके बाद आपको समझाएंगे। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी में दिया है। अब देखिए, एक अज्ञात यानी उस लेखक का नाम ही नहीं अभी तक पता चला है ना कि ये पुस्तक लिखा किसने है। पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई ये पता ही नहीं चला। इसलिए इसका आंसर इन जो देता है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और ऑप्शन में अज्ञात लेखक ही रहेगा आपको। तो याद रखना है कि पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी जो है वो किसके बारे में जानकारी, वो किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो अज्ञात लेखक याद रखना है आपको। अच्छा, अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी में किस सागर के बारे में चर्चा किया गया, तो लाल सागर के बारे में। किसके बारे में? लाल सागर का विवरण है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी में किस पुस्तक, किस सागर के बारे में चर्चा किया गया है, तो लाल सागर के बारे में चर्चा किया गया, याद रखना है। अब देखिए ये कहां का था?
यूनानियों के द्वारा लिखा गया था। भारतीय बंदरगाह प्राकृतिक व्यापार से संबंधित इसमें चर्चा किया गया था। तो इस चीज से आपको, इस पैराग्राफ से आपको एक ही चीज याद रखना है कि पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो इसके जो लेखक है वो अज्ञात है। और इसमें किस सागर की चर्चा की गई है, तो लाल सागर की चर्चा की गई है। आइए पॉइंट्स नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट्स नंबर 4 में है टॉलमी। टॉलमी को जियोग्राफी, प्राचीन भारत, भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देता है। यानी टॉलमी की जो पुस्तकें लिखी गई थी उसमें जो भी रचनाएं थी इसकी, उसमें ज्योग्राफी और भूगोल के बारे में जानकारी मिलता है। 150 ईस्वी के आसपास में इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी। आइए अभी टॉलमी के बारे में और भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा आगे। नेक्स्ट है अस्ट्रेबो। अस्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना था। अब क्वेश्चन यहाँ सीधा पूछ देगा कि मेगास्थनीज का जो विवरण था, है ना, मेगास्थनीज का जो विवरण था उसको किसने काल्पनिक माना था, तो अस्ट्रेबो नामक जो यात्री था उसके द्वारा इसे काल्पनिक माना गया था। आइए अगले स्लाइड पे। अब देखिए रोमन लेखक। अभी तक हमने यूनानी लेखक को पढ़ा, अब है रोमन लेखक। रोमन लेखक में पहला लेखक है प्लिनी। प्लिनी जो है, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंध की जानकारी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहां से याद रखना कि प्लिनी, तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा नेचुरल हिस्ट्री का नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो प्लिनी के द्वारा। किसके द्वारा? प्लिनी के द्वारा लिखा गया। अब इस हिस्टोरी का पुस्तक जो है नेचुरल हिस्टोरी का, इसमें किन दो देशों की चर्चा, एक तो भारत है, दूसरा कौन है, तो दूसरा है इटली। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्लिनी के द्वारा, किसके द्वारा, प्लिनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है नेचुरल हिस्ट्री का, इसमें किन दो देशों की चर्चा है, तो इसमें इंडिया प्लस इटली की चर्चा है। किसकी है? इंडिया और इटली के व्यापार के बारे में चर्चा। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आते हैं चीनी लेखकों पे, यानी चीन के जो लेखक थे उनके विवरण पे। तो आइए पहला पॉइंट करा कि चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थकों के दर्शन करने आते थे। यानी चीन के जो भी पर्यटक आते थे भारत में, वो मेनली बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, यानी बौद्ध धर्म का जो विकास यहाँ पे हुआ था। आपको पता है कि बोधगया में जो है, जो पहले उरुवेला के नाम से जाना जाता था, उसी उरुवेला में भगवान बुद्ध को, जो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए, लेने के लिए चीनी यात्री यहाँ पे आते थे। आइए देखिए, उस चीनी यात्री में सबसे पहला है फाहियान। फाहियान यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त काल का शासक था, के शासन काल में भारत आया और 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसने फुकोकी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, फुकोकी की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए ये पैराग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकलने वाला है। कौन कौन, मैं आपको क्वेश्चन से यहां से निकाल के दिखाता हूं। चंद्रगुप्त द्वितीय, अब सीधा क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इतिहास में या गुप्त काल में किस शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? किस नाम से? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। इसके शासन काल में भारत आया कौन? फाहियान। यानी फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया, 5वीं शताब्दी में आया। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो फुकोकी, और गुप्त काल के बारे में इससे जानकारी मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या है कि विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया? तो फाहियान आया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में तो आया, लेकिन इसने पुस्तक कौन सा लिखा? तो फुकोकी। कौन सा पुस्तक? ध्यान रखना है, फुकोकी नामक पुस्तक किसने लिखा है? फाहियान के द्वारा लिखा गया है। और इस फुकोकी में कौन सा पुस्तक, किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। आइए अगले स्लाइड पे। अब देखिए अगला स्लाइड पे है, 2 नंबर पे है हेन सांग के बारे में। इसे युआन चांग भी कहा गया। क्या कहा गया? युआन चांग भी कहा गया। अब देखिए यह है, कह रहा है ह्वेन सांग, यह हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया और सी यूकी नामक पुस्तक की रचना की। जबकि आपको देखिए पिछले स्लाइड पे आपको बताया है कि फाहियान ने कौन सा पुस्तक लिखा है? फुकोकी। फाहियान ने कौन सा पुस्तक? फुकोकी। जबकि ह्वेन सांग के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? सी यूकी। ध्यान रखना की रचना की। वाट्स के अनुसार वह भारत को इनटू यानी अर्धचंद्राकार नाम देता है। तो ध्यान रखना है कि किस लेखक के द्वारा, यार किस चीनी लेखक के द्वारा भारत को अर्धचंद्राकार यानी इनटू का नाम दिया गया है, तो वो नाम आएगा ह्वेन सांग का। ह्वेन सांग के मित्र वहील ली ने ह्वेन सांग के जीवनी लिखी है। यानी ह्वेन सांग के जीवनी लिखा कौन है? उसका मित्र है वहील ली के द्वारा लिखा गया है। इसने हर्ष काल की राजनीतिक के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज और समाज का वर्णन किया है। इससे
इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। देखिए इस पैराग्राफ से आपको काफी चीजें याद रखनी है। ह्वेन सांग को किस और नाम से जाना जाता है? युआन चांग के नाम से। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के समय में। कब आया? 629 ईस्वी में। भारत आने के बाद उसने कौन सा पुस्तक लिखा? तो सी यू की नामक पुस्तक लिखा है। कौन सा पुस्तक लिखा है? सी यू की नामक पुस्तक लिखा है। उसके बाद है कि वर्ड्स के अनुसार इसने भारत को क्या नाम दिया? तो इनटू या अर्धचंद्राकार नाम दिया। उसके बाद ह्वेन सांग का कौन सा मित्र था जो ह्वेन सांग का जीवनी लिखा? वेल ली के द्वारा लिखा गया। इसके समय में हर्षवर्धन की राजनीतिक धार्मिक रीति रिवाजों के जानकारी मिलता है और ह्वेन सांग की सी यू की नामक पुस्तक में 138 देशों की जानकारी मिलती है। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला राइटर जो है वो चीन का है, उसका नाम है इत सिंह। क्या नाम है? इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। तो याद रखना है कि 7वीं शताब्दी में आने वाला चीनी लेखक का नाम है क्या? इत सिंह। और इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का चर्चा किया है। अभी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन वो आगे आएगा तब बताने के लिए। अब चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए, अब आते हैं अरबी लेखक पे, यानी अरब देशों से आने वाले लेखक पे। तो अरब देशों से आने वाले लेखक में सबसे पहला जो नाम आता है वो है सुलेमान का। किसका नाम है? सुलेमान का। 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल और प्रतिहार शासक के बारे में लिखा। तो यहां से क्वेश्चन ये याद रखना है कि अरब का वो कौन सा लेखक था जिसने पाल और प्रतिहार के शासकों के बारे में जानकारी लिखा है? तो पाल और प्रतिहार के बारे में जानकारी लिखने वाला अरब लेखक था, उसका नाम है सुलेमान। क्या नाम है? सुलेमान। क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि सुलेमान ने किस भारतीय वंश के बारे में चर्चा किया है? तो पाल और प्रतिहार वंश के बारे में। या क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि पाल और प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी देने वाला अरब लेखक का नाम क्या है? तो सुलेमान। अब चलिए दूसरे पॉइंट्स पे। 2 नंबर पॉइंट से कि अलबरूनी। अलबरूनी जिसने मोहम्मद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। ये इंपॉर्टेंस है कि मोहम्मद गजनी के शासनकाल में सबसे जो फेमस था राइटर आया था उसका नाम था अलबरूनी। वैसे तो इसके साथ 4 लोग आए थे लेखक में। अब देखिए आया था अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें भारत के निवासियों की दशाओं पर वर्णन की गई है। तो ये भी याद है कि किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है और मोहम्मद गजनी के समय में अलबरूनी आया था। ये चीजें आपको याद रखना है। इन लोगों के अतिरिक्त तिब्बत बौद्ध लेखक तारकनाथ, कौन? तारकनाथ भी आया, जिसने 12वीं शताब्दी में ग्रंथ कंगयूर और तंगयूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारियां मिलती है। अब देखिए यहां से ये याद रखना है कि तारकनाथ एक राइटर था जो तिब्बत से आया था। इसने 2 पुस्तकें लिखी, एक कंगयूर और एक तंगयूर नामक पुस्तकें लिखी। इससे भी भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो ये जो आज का वीडियो था वो इतिहास के बारे में था और इतिहास के कुछ सोर्स के बारे में था। और इतिहास के सोर्स में हमने सिर्फ अभी एक ही पार्ट पढ़ा है जिसमें है साहित्यिक स्रोत। हम कल का जो वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा पुरातात्विक साक्ष्य तथा उसके साथ और भी आगे जो भी घटनाएं वो हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये इतिहास की कक्षा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि इसमें आपको लूसेंट प्लस में आपका क्रॉन पब्लिकेशन, दृष्टि का पब्लिकेशन, महेश कुमार बनवार, ये सभी को मर्ज करके बनाया जा रहा है। और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ, उसको मैं आपको नोट कराते हुए चल रहा हूँ कि ये पॉइंट्स हाईलाइट्स है, ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। इन सभी चीजों को बताने के लिए एक अनुभव की आवश्यकता होती है और वो अनुभव मेरे पास है। इसलिए हमने अपना थंबनेल में भी लिखा है कि आपका हमारा अनुभव और आपका साथ, यानी आपका साथ हमें मिलना चाहिए और हमारा अनुभव आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।